नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैंने आप सभी के लिए 365 इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसका टॉपिक नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक इसमें मैं इंक्लूड करूँगा ना, सभी टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये एग्जाम से पहले पूरा रिविजन कर लेते हो इन टॉपिक्स के, आपका जीएस में 100% मार्क्स आने की पूरी संभावना हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपके टॉपिक 2 लेकर आया हूँ जिसमें कि आपको मैं महत्वपूर्ण मात्रक पढ़ाऊँगा, यानी कि एसआई यूनिट्स पढ़ाऊँगा। और ये साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, आपको वीडियो के साथ पूरा बने रहना है और आपको ये पता लगेगा कि आपने कम टाइम में ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो हर एग्जाम के लिए। और इसी के साथ आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। ठीक है, अब आपको बुक्स हमारी आपके होम एड्रेस पर डिलीवर होकर मिलेगी। पीडीएफ की वेबसाइट आपको ऑलरेडी पता है, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की जो वार्षिकांक है इस महीने के एंड में आ जाएगी और साथ में ही 11,000 जीके जीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट है वो आ चुकी है। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लें अगर आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, साथ में कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी जी के नाम से। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण मात्रक, यानी कि एसआई यूनिट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मात्रक क्या होता है। किसी भौतिक राशि के परिमाण का व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि को हम मात्रक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई के लिए क्या होता है, मीटर होता है, भार के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड और तापमान के लिए सेल्सियस। मात्रकों का उपयोग यह सुनिश्चित करने में किया जाता है कि हम एक स्थिति या वस्तु की मात्रा को सही और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और विभिन्न परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए मापन कर सकते हैं। मात्रक को इकाई भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मात्रकों में वह मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। एसआई पद्धति की बात करें, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पेयर और मोल। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन आएगा उसके से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और आप सभी कॉमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, आपका नाम क्या है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप सभी के कॉमेंट्स को मैं लाइक भी करूँगा और पढ़ूँगा भी, और उससे रिलेटेड कॉन्टेंट भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध, जिसे कि हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, का मात्रक निम्न में से क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम। ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, ये आपने ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो विद्युत प्रतिरोध होता है यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। और इसका अगर हम सिंबल की बात करते हैं, सिंबल इसका ये होता है। ठीक है, आर से इसको हम लिखते हैं। डिटेल में समझते हैं। विद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन देख लीजिए, किसी भी चालक का गुण जो इसके माध्यम से विद्युत धारा के विरोध का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। मतलब आपने क्या समझा कि किसी भी चालक का वह गुण जिसके माध्यम से जो विद्युत धारा होती है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होती है वो उसका विरोध करता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसे आर द्वारा दर्शाया जाता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया। और इसका इकाई क्या होता है, ऐसा इकाई ओम होता है, सिंबल होता है इस प्रकार का। ये आपने ध्यान रखना है। प्रतिरोध निम्न द्वारा दिया गया है। आर, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आर इज इक्वल टू एल बाई ए। यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये आपको ये वाला सिंबल दिख रहा है ना, इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, यानी कि प्रतिरोधकता कहते हैं। एल क्या है, यहाँ पे लंबाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। अगर हम बात करें कि इसका आयाम क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है विद्युत प्रतिरोध का, वो होता है ML2 T-3 A-2। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का। क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। रेडियोधर्मिता को हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बैक्यूरल। बैक्यूरल जो होता है ये रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई होती है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि रेडियोधर्मिता होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे यूरेनियम एग्जाम्पल के ले लो, इसमें हम न्यूट्रॉन को हीट करवाते हैं। न्यूट्रॉन को हीट करवाने से पहले इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, ठीक है, और ये एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन से समझाता हूँ। देखिए, रेडियोधर्मिता की घटना जिसकी खोज किसने करी थी, हेनरी बैक्यूरेल ने करी थी, 1896 में करी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। रेडियोधर्मिता की घटना जिसकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में की थी, में भारी तत्वों का हल्के तत्वों में विघटन शामिल है जिसके साथ विकिरणों का उत्सर्जन होता है। यह विकिरण अल्फा बीटा और गामा किरणों का रूप लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना रेडियोधर्मिता से जुड़ा हुआ, वो ये पूछा जाता है कि रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या होता है। इसका असाई मात्रक होता है बैक्यूरल। ये आपको ध्यान रखना है। रेडियोधर्मिता और विकिरण मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जीएम काउंटर कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो, एग्जाम में पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछा गया था कि किस वर्ष हेनरी बैक्यूरेल ने पेरे और मैरी क्यूरी के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार साझा किया। आंसर हो जाएगा 1903 में। आगे है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को किस पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, क्यूरी। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र, जिसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, कि माप की इकाई क्या होती है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, टेस्ला और गॉस। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई होती है। डिटेल में समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये क्या होती हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यहाँ पे बात हो रही है। कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमने एक बार मैग्नेट लिया है, ठीक है। बार मैग्नेट में आपको पता है कि दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेट के बाहर जो होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, नॉर्थ से साउथ होता है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर होता है साउथ टू नॉर्थ। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज़ आपको और भी समझनी है इसमें कि जो दोनों लाइनें होती है ना, ये आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। जैसे आप रेलवे लाइन देखते हो ना, रेलवे ट्रैक हमेशा पैरेलल होती है, कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। उसी प्रकार ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये आपस में कट नहीं करती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, मतलब जो ताकत होती है, वो कहाँ पर होती है, यहाँ पर, इस जगह पे, पोल्स के ऊपर। चलिए अब डिटेल में समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये देखिए। वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। बल्कि चुंबकीय रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है या शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। यही मैंने आपको बताया ना कि उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं। यह एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए इसको सदिश राशि कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। आगे आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी पास हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों के पास अधिक संख्या में होती है, जो दर्शाती है कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत उसके ध्रुवों पर अधिकतम है। यही चीज़ मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत आवेश, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं, का एसआई मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलम्ब। ये आपको ध्यान रखना है। कूलम्ब जो होता है ये एसआई मात्रक होता है किसका, विद्युत आवेश का, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का। डिटेल में समझते हैं। विद्युत आवेश यानी कि बात हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की। पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने वाले पदार्थ को एक बल का अनुभव होता है। पदार्थ के दो प्रकार के आवेश होते हैं, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक, है ना। मतलब बात हो रही है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ पे बात हो रही है। विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई होती है वो कूलम्ब होती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बात यहाँ पे हो रही है लाइट ईयर की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना प्रकाश वर्ष आया है तो आपके दिमाग में आएगा कि वर्ष है मतलब कि समय की बात हो रही है, लेकिन ध्यान से समझना है, इसमें समय का कोई लेना देना नहीं है।
पूछा जाए किसकी इकाई होती है, आप बोलोगे बस दूरी की इकाई होती है, डिस्टेंस की इकाई होती है लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। डिटेल में समझते हैं इसको ताकि चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में यानी कि वैक्यूम की बात हो रही, निर्वात को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है। आमतौर पर खगोलीय दूरियों को दर्शाने के लिए एक प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको चीज़ पता लग गई ना प्रकाश वर्ष के बारे में। अब समझिए जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप कर लीजिए एक पारसेक, ठीक है, एक पारसेक किसके बराबर होता है, पारसेक भी फ्रेंड दूरी को ही मतलब कि दूरी को ही मापने के लिए प्रयोग होने वाली यूनिट है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि बताओ जो 1 पारसेक होता है ये किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, बार बार आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। अब एक और फैक्ट यहाँ पे आप देखिए जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना, पूछा जाए कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, ठीक है, 10 की पावर 15 मीटर के बराबर, ठीक है। ज़्यादातर पूछा जाता है किलोमीटर वाला, तो वो भी आप लिख लीजिए 9.46 यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर। और अगर बात करें सेंटीमीटर में तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है मैंने आपको बता दिया, किलोमीटर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट भी आप सभी के लिए कर देता हूं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। रवि स्टडी जी के यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो आप देख रहे हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने सभी स्टडी ग्रुप में। और ये 365 की जो सीरीज़ है ना, एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर पढ़ के जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की चाल का मात्रक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी मैक। मैक जो होता है फ्रेंड्स ये ध्वनि की चाल का मात्रक होता है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड की यूनिट होती है। डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें मैक संख्या क्या होता है, किसी वस्तु की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को हम मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को निम्न में से किसके अनुसार मापा जाता है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण जिसे कि हम क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन भी बोलते हैं, किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। इसे हम डीबी से लिखते हैं। चलिए डिटेल में समझाता हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आए ना, डेसिबल से रिलेटेड, तो आप वो बता सको। सबसे पहले आपको बताऊंगा डेसिबल की डेफिनेशन क्या होती है। डेसिबल वह इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि के स्तर या प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। जितना अधिक डेसिबल होगा उतनी अधिक ध्वनि की प्रबलता होगी। सामान्य बातचीत के लिए जो ध्वनि का स्तर होता है वो 60 dB होता है और शोर के लिए ध्वनि का स्तर होता है 90 dB। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बल जिसे कि हम फोर्स भी कहते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन होती है। बल जिसे कि हम फोर्स भी कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बल होता है किसका गुणनफल होता है, तो आप बोलोगे जो बल होता है जिसे कि हम फोर्स भी बोलते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है किसका, द्रव्यमान का और त्वरण का। द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, मास, और त्वरण को क्या बोलते हैं हम, एक्सीलरेशन। तो यहाँ से जो उसका फॉर्मूला निकल के आया, फोर्स इज इक्वल टू एफ, यानी कि एफ को लिखते हैं ना, फोर्स को लिखते हैं हम एफ से, मास को लिखते हैं हम किससे, एम से, और एक्सीलरेशन को लिखते हैं छोटे ए से। तो यही फार्मूला जो निकल के आया है ना, वो ये वाला फार्मूला निकल के आया। तो ये फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, आप बोलोगे एम मल्टीप्लाई ए, ठीक है। या बोल सकते हो द्रव्यमान को गुना करेंगे त्वरण से, तो वो क्या आता है, बल आता है, यानी कि फोर्स आता है। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आगे समझते हैं। किसी वस्तु के शुद्ध बल को उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई, परिभाषित किया जाता है। और बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? विभवांतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट। डिटेल में समझते हैं। किसी सर्किट में विभवांतर दो बिंदुओं में विद्युत विभव का अंतर होता है। एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाने वाला कार्य है। विद्युत विभवांतर पर मानक मीट्रिक इकाई वोल्ट है, जिसे कि संक्षिप्त में हम वी से लिखते हैं, और विभवांतर जो होता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे बात हो रही थी पोटेंशियल डिफरेंस की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एम्पियर। एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे बात हो रही थी विद्युत धारा की, है ना। यहाँ पे विद्युत धारा कर लीजिए। विद्युत धारा की डेफिनेशन होती है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है। इस आवेशित धारा को हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो विद्युत प्रवाह होता है ना, है ना, वो हमेशा क्या होता है, उच्च विभव यानी कि पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रभावित होती है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से बहने वाले विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहा जाता है, ठीक है। धारा जो होती है एक आदिश राशि है। फॉर्मूला देख लीजिए। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है यानी कि विद्युत धारा जो होता है इसे हम आई से लिखते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू यहाँ पे क्या है, आवेश है, और टी क्या है, यहाँ पे समय है। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कूलम किसकी एसआई इकाई है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है। डिटेल में समझते हैं। 1 कूलम्ब 1 सेकंड में एक तार के माध्यम से संचालित आवेश है। यदि धारा 1 एम्पियर है तो विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई होती है वो कूलम्ब होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, जल का बहाव। क्यूसेक जो होता है इसमें हमेशा जल का बहाव को मापा जाता है। डिटेल में समझते हैं। क्यूसेक प्रवाह की दर की माप है। इसका उपयोग अभी भी सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। 1 क्यूसेक एक घन फुट जल प्रवाह प्रति सेकंड के बराबर है। लगभग 1 क्यूसेक जल जो होता है 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 क्यूसेक की वैल्यू कितनी होती है, 28.317 लीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर्धन की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है आवर्धन की। डिटेल में समझते हैं। आवर्धन जिसे कि मैग्नीफिकेशन क्या है कहा जाता है। बेसिकली फ्रेंड्स ये लेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं है क्योंकि यह लंबाई का अनुपात है। छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का उपयोग लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसे एम अक्षर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता होता है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डिटेल में समझते हैं। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे जो उत्तल लेंस होता है इसकी क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेंस की शक्ति मीटर में इसकी फोकल लंबाई के प्रति लोमानुपात होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो लेंस की शक्ति को हमेशा डी से लिखते हैं और ये बराबर किसके होता है, 1/f के होता है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है लेंस की क्षमता का, डायोप्टर। ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है, मैथमेटिकल फार्मूला भी और यूनिट भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा को। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
ऊर्जा कार्य करने की क्षमता या किसी व्यवस्था में परिवर्तन लाने की क्षमता है। ऊर्जा में कई रूप है, ऊर्जा के कई रूप हैं जिनमें गतिज, संभावित, थर्मल, रासायनिक, विद्युत परमाणु और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा शामिल है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल रूप बदल सकता है। ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो जूल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल होता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी होती है इसकी लंबाई की यूनिट को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, यानी कि खगोलीय इकाई कहा जाता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी होती है, ठीक है, इसे कहा जाता है क्या? खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई की आप वैल्यू देख लीजिए। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर के बराबर। यह लंबाई और पृथ्वी से सूर्य की दूरी की इकाई होती है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पास्कल क्या मापने की इकाई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दाब मापने की इकाई है पास्कल। एक पास्कल किसके बराबर होता है? 10 की पावर -5 बार के। अगला क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 159 लीटर्स के बराबर होता है तेल का एक बैरल। बैरल आयतन माप के लिए एक इकाई है। एक बैरल तेल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है लगभग। ऐसा ही आयतन माप की इकाई क्या होती है? मीटर क्यूब। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। फर्मी मीटर जो होता है ये लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्मी मीटर की बात कर लेते हैं। स्थानीय माप या लंबाई की इकाई जो कि 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होती है को एक फर्मी मीटर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -15 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको मापने में प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई को। डिटेल में समझते हैं। देखिए, ओजोन परत क्या होता है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है जिसे समताप मंडल कहते हैं। यह ओजोन परत सूर्य प्रकाश से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ल्यूमेन किसका मात्रक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ल्यूमेन की बात करते हैं, शॉर्ट में एलएम लिखते हैं, ज्योति फ्लक्स की इकाई है। ज्योति फ्लक्स एक प्रकाश स्रोत द्वारा सभी दिशाओं में प्रति यूनिट समय में उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, केल्विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। इलेक्ट्रिक पावर बोल लो या विद्युत शक्ति बोल लो, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक होता है? कैंडेला। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता की। ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति तीव्रता प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य भारित शक्ति का एक माप है जो प्रकाश की कार्यक्षमता के आधार पर प्रति इकाई ठोस कोण में मानव आंख की संवेदनशीलता का मानकीकृत मॉडल है। ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रा क्या होता है? कैंडेला होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति। उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है उसे हम अश्व शक्ति कहते हैं, यानी कि हॉर्स पावर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मीटर। विस्थापन में जो एसआई इकाई होती है वो होती है मीटर। बात यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की हो रही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेबर।
वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। बात करते हैं यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है फाई, इसको लिखते हैं, हम बोलते हैं हम क्या, फाई। चुंबकीय फ्लक्स एक दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को संदर्भित करता है। तो इसकी एसआई इकाई क्या होती है, वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला देख लीजिए, फाई को लिखते हैं बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना कि जो यहाँ पे बी है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, और ए क्या है, यहाँ का क्षेत्र है यानी कि एरिया है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो आयामी सूत्र है ml2 t-2 a-1 होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है ना वो क्या होता है, मीटर और एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को हम इस प्रकार लिखते हैं और मीटर को छोटे एम से लिखते हैं। डिटेल में समझते हैं, तरंग दैर्घ्य जिसे कि हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, को किसी तरंग के गुण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दो क्रमिक तरंगों के बीच समान बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना की जाती है। यह ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रकाश तरंग के दो क्रमिक शीर्षों या ग्रतों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर हम बात करें कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, दृश्यमान प्रकाश की यानी कि विजिबल लाइट की यहाँ पे बात हो रही है, वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है ना, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, प्रकाश तरंग के जो दो क्रमिक शीर्ष होते हैं, देखो फ्रेंड्स इस प्रकार का होता है, और ये इसकी बात हो रही है, ये वेव होता है ना, तो ये जो इसके बीच की जो दूरी होती है ना, ठीक है, इसकी बात हो रही है, इसको हम कहते हैं क्या, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, या आप इसकी बात कर लो, ठीक है, इसके बीच के में क्या लो, ठीक है, ये होता है वन वेवलेंथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मोल। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, मोल का। मोल के बारे में समझते हैं, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होगा। किसी परमाणु या अणु के परमाणु या आणविक द्रव्यमान के 1 ग्राम को मोल कहते हैं। एक मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मोल एक एसआई मूल इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापता है। मोल शब्द विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा गढ़ा गया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम देखते हैं, एवोगैड्रो संख्या यानी कि एवोगैड्रो नंबर किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या है जिसे Na द्वारा दर्शाया गया है, और इसकी इकाई प्रति मोल या मोल की पावर -1 होती है। अब मान होता है 6.022 × 10⁻23 मोल की पावर -1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या होती है। बात यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हो रही है, तो आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बार। वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है क्या, बार। वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर की हवा में भार होता है और यह हर उस चीज़ के विरुद्ध दाब डालती है जिसे हम स्पर्श करते हैं। उस दाब को वायुमंडलीय दाब या वायु दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को आमतौर पर बैरोमीटर से मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। बात हो रही है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हर्ट्स। डिटेल में समझते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आवृत्ति की यानी कि फ्रीक्वेंसी की। प्रति सेकंड अवधियों या चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्स होता है। शॉर्ट का क्या होता है फॉर्मूला, HZ सिंबल, ठीक है, HZ सिंबल होता है आवृत्ति का यानी कि फ्रीक्वेंसी का। 1 हर्ट्ज प्रति सेकंड एक चक्र के समान होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमेंस। सीमेंस भी बोलते हैं इसको और मोह भी बोलते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पे हम कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी को विद्युत चालकता बोलते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, सीमेंस या बोलो मोह।
डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसका सिंबल क्या होता है। जी इसका सिंबल होता है विद्युत चालकता का। विद्युत प्रतिरोध के प्रतिलोम की चालकता कहा जाता है, ठीक है, को चालकता कहा जाता है। यह एक मापन है कि कितनी आसानी से एक सामग्री के माध्यम से धारा प्रवाह हो सकता है। इसकी एसआई इकाई क्या होती है, सीमेंस होती है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए ना, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना उसका उल्टा होता है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार का होता है ना, तो ये इसका उल्टा क्या हुआ, इस प्रकार का। इसको हम सीमेंस कहते हैं। और विद्युत चालकता यानी कि जी किसके बराबर होता है, 1/R के, क्योंकि मैंने आपको बताया ना रेजिस्टेंस का ये उल्टा होता है। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का ही सिंबल ये होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे हुआ ना, 1/ओम हुआ, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं ओम की पावर -1, और इसको हम मोह भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में अच्छे से आ रहा होगा। वीडियो कम से कम आपने 2 बार देखना है, ठीक है, और सारे के सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये हमारा 365 जीएस का टॉपिक नंबर 2 था। टॉपिक नंबर 3 आपको मिलेगा संविधान संशोधन का। उसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस सारे के सारे टॉपिक पढ़ के जाने एग्जाम से पहले। और हमारी जो 11,000 जीके जीएस की जो बुकलेट है वो आप जरूर बाई कर लेना PYQ क्वेश्चन के, ठीक है। वेबसाइट पर मिल जाएगा www.ravibookspdf.com पे, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होता है। 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन है। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई होती है। 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना है। और फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर्स का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास लेके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको बुक्स चाहिए होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ पर हमारी जल्दी आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर जाके हमारी PDFs बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत आप बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको 365 जो हम पढ़ा रहे हैं आपको टॉपिक का, अगर आपको PDF चाहिए तो इसका हमने एक कोर्स बना दिया, वो आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम है करंट रवि स्टडी जी के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।